श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज बाउंड बाय फेट एंड दिस स्टोरी इज बिगिन फ्रॉम चैप्टर 1 to 5 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंबई, महाराष्ट्र। घनघोर बारिश में रात के अंधेरे में एक पतली दुबली सी लड़की अपना भारी भरकम लहंगा संभाल रोते हुए खाली सुनसान रोड पर भागी जा रही थी। तेज बिजली के कड़कने की आवाज सुन वो डर से ठिठक गई। उसका रोना और अधिक बढ़ गया, मगर उसने भागना बंद नहीं किया। वो अभी भी भागे जा रही थी कि किसी ने उसे अचानक से पकड़कर अपनी बाहों में खींच लिया। वो लड़की चिल्लाई तो उसकी चीख सुनकर उसे अपनी बाहों में कैद किए वो लड़का हंसने लगा और अपनी शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, आरोही आरोही, क्यों करती हो तुम ऐसा? जानती हो ना कि मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं होने दूंगा, तो फिर क्यों बार बार ये लुक्का छुपी का खेल खेलती हो मेरे साथ हम? लड़के की मजबूत पकड़ से आरोही की सिसकी निकल गई। उस लड़के ने अब आरोही की दोनों बाजुओं को पकड़ उसे देखते हुए थोड़े गुस्से में कहा, देखो तुम्हारी वजह से हम लेट हो गए। शादी का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है और तुम्हें मेरे साथ खेल खेलने हैं। ये सब बाद में, आओ पहले हम शादी करते हैं। आरोही ने उसकी बात सुनकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रोते हुए कहा, नहीं, मुझे ये शादी नहीं करनी, मुझे छोड़ दो कपिल प्लीज। आरोही को रोते देख उस लड़के कपिल ने हंसते हुए कहा, छोड़ दूंगा, पहले मुझसे शादी तो कर लो, फिर जैसा तुम चाहोगी वो सब करूंगा। आरोही उसकी बातें सुनकर रोने लगी और उसने अपना हाथ कपिल की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, तुम समझ क्यों नहीं रहे? क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? दोनों तेज बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे। आरोही रोए जा रही थी, मगर कपिल को उसके रोने से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अब उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगा। आरोही लगातार खुद को कपिल से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी कि इसी खींचातानी में उसका पैर लहंगे में फंस गया और वो गिर गई। कपिल ने मुड़कर उसे देखा और गुस्से में आरोही को अपनी बाहों में उठाना चाहा कि तभी आरोही ने उसका हाथ पकड़कर अपने मुंह में भरा और दांतों तले दबा लिया। उसने कसकर अपनी पूरी ताकत से कपिल के हाथ को काटा तो वो दर्द से तड़प उठा। कपिल ने आरोही को दूर धकेलकर अपना हाथ पकड़ लिया। तभी आरोही ने उठकर उसे एक जोरदार धक्का दिया। फिर खुद को संभालकर वो एक बार फिर भागने लगी। उसे देख कपिल अपना दर्द भूलकर जल्दी से उठ खड़ा हुआ और चिल्लाकर बोला, रुक जाओ आरोही, तुम मुझसे नहीं बच सकती। ये सुनकर आरोही एक पल के लिए डर गई और रोते हुए बोली, नहीं। उसे पता था कि वो कपिल से तेज नहीं भाग सकती और अगर वो इस बार हाथ आई तो खुद को बचा नहीं पाएगी, इसलिए अपनी पूरी ताकत लगाकर वो बस भाग रही थी। उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है। बस को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगाकर भागे जा रही थी, पर अब सामने से आते आदमियों को देख वो रुक गई। ये और कोई नहीं, कपिल के आदमी थे। थककर चूर हो चुकी आरोही की सांसें उखड़ने लगी। कपिल के आदमी आरोही की तरफ बढ़ रहे थे। अब आरोही अपने पैर उठाने तक की हालत में नहीं थी। भारी भरकम लहंगे को संभालने की कोशिश करते हुए वो अपने कदम पीछे लेने लगी कि तभी पीछे किसी के कदमों की आहट सुनकर वो समझ गई कि उसके पीछे कपिल था। कपिल ने मुस्कुराते हुए बेबस हो चुकी आरोही की तरफ अपने धीमे कदमों से आगे बढ़ते हुए कहा, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, तुम ऐसे नहीं मानोगी। आरोही कपिल की आवाज सुनकर सहम गई। सुबकते हुए उसने चारों तरफ देखा तो सारे रास्ते बंद हो चुके थे। सुनसान सड़क थी, एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक किसी के होने की या मदद मिलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। एक तरफ से कपिल के कदम आरोही की ओर बढ़ रहे थे और दूसरी तरफ कपिल के ही आदमी आरोही को दबोचने के लिए तैयार थे। आरोही ने रोते हुए अपनी आंखें बंद करके मन ही मन कहा, प्लीज कान्हा जी, सब संभाल लेना। इतना कहकर वो हरकत में आई और इससे पहले कि कपिल या उसके आदमी उसे छू पाते वो रोड के बगल से गहराई में कूद गई। ये देखकर कपिल, जिसके होठों पर जंग जीतने वाली मुस्कान थी, वो हवा हो गई और वो पागलों की तरह गुस्से में चिल्लाया, आरोही। पर आरोही उसकी नजरों के सामने से गायब हो चुकी थी। उसके आदमी दौड़कर उसके पास आए तो उसने उन पर चिल्लाते हुए कहा, अबे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ नीचे जाओ और ढूंढो उसे, मुझे वो किसी भी हाल में अपने पास चाहिए। वे दोनों जल्दी से हाँ में सिर हिलाकर नीचे उतरने लगे। वहीं कपिल ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, आरोही, दिस इज टू मच नाउ, आई एम नॉट गोना लीव यू। जी हाँ, कान्हा जी की कृपा से वो बच गई थी। आरोही आगे बढ़ती चली जा रही थी। जंगल था, उसे समझ नहीं आ रहा था
कि इतने अंधेरे में वो किस तरफ जाए। ऊपर से उसका लहंगा जो उसे तेजी से आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, उसका शरीर भी थकावट महसूस करने की वजह से उसका साथ छोड़ रहा था। उसने से बातें करते हुए कहा, कहाँ जाऊं अब मैं, किससे मदद मांगूं। आरोही आगे बढ़ी और काफी देर तक चलते हुए वो ऐसी जगह आ पहुंची जिसे देखकर उसे समझ आ गया था कि वो किसी खेत में आ गई है। शायद यह मुंबई के आसपास का कोई गांव है। अब जो भी था ये तो सुबह ही पता चलने वाला था। बारिश भी अब धीमी हो चुकी थी। वो पास में एक झोपड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। काफी देर तक बारिश में भीगने की वजह से आरोही ठंड से कांप रही थी, इसलिए वो उस झोपड़ी के कोने में सिमट कर बैठ गई। थकावट और शरीर में अकड़न होने की वजह से ना जाने कब उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद आरोही को नींद में एहसास हुआ कि जैसे कोई उसके गाल को छू रहा है। वो डर गई। उसने झट से अपनी आंखें खोली तो सामने बैठे लड़के को देख वो घबराकर चिल्लाई। तो उस लड़के ने उसे देखते हुए कहा, रिलैक्स रिलैक्स बेबी, व्हाई आर यू शाउटिंग। आरोही ने जल्दी से खड़े होकर उस लड़के से दूर हटते हुए पूछा, कौन हो तुम। वो डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब कहाँ जाए। शायद ये कपिल का भेजा आदमी था। आरोही ने सामने खड़े लड़के को जोर से धक्का देकर लगभग नीचे गिरा दिया और जल्दी से वहां से निकलकर बाहर आई तो अपने सामने खड़े एक और लड़के को देखकर उसे भी धक्का मार के नीचे गिरा दिया और खुद अपना दुपट्टा छोड़ लहंगे को संभालते हुए वहां से भाग निकली। वो एक बार फिर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ ही क्यों हो रहा है। उसमें अब इतनी जान बाकी नहीं थी कि वो आगे 2 कदम भी चल पाए, मगर अपने हालातों से मजबूर वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। वो रही साली रॉय, पकड़ उसको। आवाज सुन आरोही डर गई। सुनसान सड़क पर बारिश में एक बार फिर वो भीगने लगी थी। उसे अपने बचने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। भागते हुए मोड़ आया तो उसने देखा सामने एक लड़का कार के पास खड़ा हुआ था। पीछे मुड़कर अपने करीब आते उन 2 लड़कों को देखकर आरोही जल्दी से उस लड़के की तरफ भागी और जाकर उस लड़के के कंधे को पकड़ के अपनी उखड़ती सांसों को संभालते हुए बोली, हेल्प प्लीज हेल्प मी। इतना कहकर आरोही अब खुद को और अधिक खड़ा ना रख सकी और वहीं उस लड़के के पैरों में गिर पड़ी। तभी उसे अपने पीछे पड़े उन लड़कों के हंसने की आवाज सुनाई दी। क्या यार, इतना दौड़ाया और फिर खुद पिंजरे में आकर बंद हो गई। आरोही ने अपनी बंद होती पलकों को खोला और मुड़कर देखा तो हाँ, वो दोनों वही लड़के थे जो उसके पीछे पड़े हुए थे। आरोही को समझने में देर नहीं लगी कि उसने मदद के लिए गलत जगह हाथ फैलाए हैं। अपनी किस्मत पर उसे एक बार फिर रोना आया और उसने अपने पास खड़े लड़के के पैर को अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपना सिर उसके पैर पर टिका दिया। पीछा करते हुए लड़कों में से एक ने आरोही के पास खड़े उस लड़के से कहा, राना उठा लड़की को और गाड़ी में डाल। आरोही ने ये सुना तो वो रोते हुए बोली, नहीं प्लीज नहीं, मुझे जाने दीजिए। वहीं उस लड़के ने आरोही से अपना पैर छुड़ाकर कार के बोनट को जोर से बंद करके अपने दोस्तों की तरफ मुड़ते हुए कहा, क्यों बे नवाब जादू लड़कियों ने भाव देना छोड़ दिया जो अब जबरदस्ती उठाकर गाड़ी में डाल रहे हो। इस पर सामने खड़े उसके दोनों दोस्तों में से एक ने आगे बढ़कर कहा, नहीं यार राना, पहले लड़की को एक नजर देख तो सही, क्या चीज है, तेरा दिल खुश हो जाएगा, फिर तू खुद उसे अपने हाथ से नहीं जाने देगा। तभी बीच में दूसरे दोस्त ने कहा, और नहीं तो क्या ये अंकित सही बोल रहा है रुद्र। इस बात पर उस लड़के ने हल्का सा मुस्कुरा कर नीचे देखते हुए कहा, साला किन चिंदी चोरों के साथ फंस गया हूँ मैं। उस लड़के ने अब अपना सिर उठा के अपने दोस्तों को देखकर अपनी भारी मर्दाना आवाज में जोर से कहा, अगर ऐसा है तो ठीक है, ये लड़की रुद्र प्रताप सिंह राणा की हुई और अब अगर किसी ने इसे हाथ लगाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर वो लड़का आरोही की तरफ मुड़ा तो उस लड़के के बालों से झटककर पानी आरोही की आंखों पर बूंद बनकर छिटका। आरोही अपनी बंद होती पलकों से उस लड़के को अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगी कि तभी अचानक से एक और कार वहां आकर रुकी। उस कार की हेडलाइट से जब रोशनी रुद्र पर पड़ी तो आरोहों से हेडलाइट की रोशनी में अपनी फड़फड़ाती हुई आंखों से देखने लगी। लगभग 6 फुट 1 इंच लंबा गबरू जवान, गोरा रंग, छोटी आंखें जिन्हें वो बारिश की वजह से ठीक से खोल नहीं पा रहा था, उसके माथे पर बिखरे बाल और सबसे अधिक आकर्षित करने वाली उसकी भीगी हुई टी शर्ट में दिखती उसकी परफेक्ट मैस्कुलिन बॉडी। तभी आरोही के कान में अब कुछ और लोगों के बात करने का शोर सुनाई दिया। बगल में खड़ी कार से एक लड़के ने विंडो नीचे करते हुए पूछा, क्या रुद्र कहाँ गायब हो गया था और कॉल
क्यों नहीं पिक कर रहा था? तेरे बापू का 6 बार फोन आ चुका है मेरे पास। रुद्र ने कार की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये इस विधायक के नवाबजादे की कार बीच में धोखा दे गई। इस पर कार में बैठे उस लड़के ने कहा, तो फोन तो करता, मैंने तो कहा था इस अंकित टपोरी के साथ मत जा। और ये क्या अबे साले, ये किस मंडप से दुल्हन उठा लाए तुम लोग? कार में बैठे रुद्र के दोस्त की बात सुन आरोही झेप गई। वो कार से टिक कर बैठी अभी भी उस लड़के यानी रुद्र को देख रही थी कि तभी रुद्र उसी की तरफ चला आया और उसने अपने घुटनों पर बैठकर आरोही के सामने उसके बिल्कुल करीब आकर पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? आरोही ने अपना सिर झुकाए रखा और बोली, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे मुंबई जाना है। रुद्र ने आरोही की बात सुनी और खड़े होकर दूसरी कार में बैठे अपने दोस्त से पूछा, सक्षम जगह है गाड़ी में? रुद्र के दोस्त सक्षम ने मना करते हुए कहा, नहीं भाई तू देख ले अपना, और हाँ अपने बापू से बात कर ले, तेरा बापू बहुत हानिकारक है रे। रुद्र ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है तू निकल, सुबह मिलते हैं। कार ड्राइव कर रहे अंकित ने मिरर से रुद्र को देखकर नाखुश होते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता राना कि तू इतनी समाज सेवा क्यों करता है? अपने दोस्त की बात सुनकर रुद्र ने अपनी बगल में सिमट कर बैठी आरोही को एक नजर देखा, जो अपने खुले आंचल को अपने हाथों से छुपाकर बैठी हुई थी। ये देखकर रुद्र ने कार की पिछली सीट से अपनी शर्ट लेकर आरोही को देते हुए कहा, लो इसे पहन लो। आरोही उसकी गहरी आवाज सुनकर ठिठक गई। वहीं रुद्र ने उसे शर्ट देने के बाद अपनी बियर की बोतल मुंह से लगा ली। आरोही उसे इस तरह देखकर और अधिक डरने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने सही किया। एक अनजान लड़के से मदद लेकर सोचते सोचते ना जाने कब थकान की वजह से उसकी आंख लग गई। कार में बैठे अंकित और रॉय का मूड खराब हो चुका था। अंकित तो बार बार पीछे बैठी आरोही को देखने की लाख कोशिश कर रहा था, पर रुद्र को देखकर वो अपनी कोशिश छोड़ के ड्राइविंग पर ध्यान देने लगा। अंकित ने मुंबई पहुंचते ही कार रोककर रुद्र से कहा, अब पूछो तो इससे कि इसे जाना कहाँ है। रुद्र ने अंकित की बात सुनते ही एक बार फिर आरोही की तरफ देखा तो स्ट्रीट लाइट की रोशनी में अपनी बगल में सोई उस लड़की को देखकर रुद्र को ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें थम चुकी थीं। उसने अब जाकर उस लड़की पर गौर किया था। खुद में सिमट कर सोई वो किसी छोटे खरगोश की तरह लग रही थी। एक सुकून था उसके चेहरे पर। मरून कलर के लहंगे में उसका गोरा रंग और ज्यादा निखर कर आ रहा था। हाथों में पहनी चूड़ियां उसकी कलाइयों की सुंदरता को और निखार रही थी। रुद्र उस लड़की को निहारने में इतना खो गया कि अंकित और रॉय की कही एक भी बात उसे सुनाई नहीं दी। तभी अंकित ने कार का हॉर्न बजाया, जिसे सुन के रुद्र और आरोही दोनों ही नींद से जाग उठे। आरोही जाग गई और झट से खुद को संभाल कर बैठी। दरअसल लहंगे में भारी कैन की वजह से वो बैठने में बहुत इनकंफर्टेबल थी। इधर रुद्र की नजर अब भी अपने सामने हिलती डुलती आरोही पर थी। उसे एकटक देखते हुए रुद्र ने धीरे से कहा, मुंबई आ चुका है। रुद्र की बात सुन के आरोही ने अपनी पलकें उठाकर देखा तो रुद्र को भी उसे ठीक से देखने की लालसा हुई। रुद्र ने कार की लाइट ऑन करके आरोही को ठीक से देखा। आरोही की हेजल ब्राउन आंखें रुद्र की काली आंखों से जा मिली। आरोही अब अपनी नजरें हटाकर अपना सिर झुकाते हुए बोली, थैंक यू सो मच। इतना कहकर वो आहिस्ता से कार का दरवाज खोल के बाहर निकल गई। रुद्र भी उसके साथ बाहर निकल कर आया और एक बार वहां से जाती हुई आरोही को नीचे से ऊपर तक देखते हुए बोला, ओ हेलो मेरी शर्ट। आरोही के कदम अपनी जगह पर जम गए और उसने शर्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। रुद्र चलकर उसके पास आया और उसने आरोही से कहा, ओके रखो अपने पास, नेक्स्ट टाइम मिलो तो वापस कर देना। ये कहकर वो जाने को मुड़ा ही था कि आरोही ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, प्लीज मुझसे शादी कर लो प्लीज। आरोही की बात सुनकर रुद्र को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने मुड़कर आरोही को देखा तो आरोही ने अब उसके हाथ को अपने दोनों हाथों में लेकर कहा, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, प्लीज मुझसे शादी कर लो। अपने सामने खड़ी लड़की की बात सुन रुद्र को झटका लगा और उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, स्टॉप इट, बहुत हुआ तुम्हारा, ये मजाक करना बंद करो। आरोही ने जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं ये मजाक नहीं है, प्लीज मेरी मदद करो, मुझसे शादी कर लो। रुद्र ने ये सुनकर गुस्से में अपना हाथ छुड़ाया और आरोही को धक्का देकर नीचे गिराते हुए कहा, आर यू क्रेजी। ये कहकर वो जाने को हुआ, मगर अगले ही पल आरोही ने उसके पैर पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, प्लीज हेल्प मी, प्लीज मैरी मी। रुद्र ने इरिटेट होकर आरोही को एक बार फिर दूर धकेलते हुए कहा, लीव मी, व्हाट आर यू डूइंग।
आरोही ने मना करते हुए कहा, नहीं मैं नहीं, प्लीज मेरी बात मान लीजिए, मुझसे शादी कर लें। रुद्र उस लड़की की बात सुनकर गुस्से से भर गया और उसने अब एक झटके में उस लड़की के कंधे पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा करते हुए पूछा, तुम होश में भी हो, क्या कह रही हो? आरोही ने रोते हुए हाँ में सिर हिलाया और धीरे से कहा, हाँ मेरी मजबूरी समझे मुझसे शादी कर ले, मैं कभी आपसे पत्नी होने का हक नहीं मांगूंगी, मुझे बस आपका नाम चाहिए। रुद्र ने झुंझलाकर एक नजर आरोही को देखा तो उसके दूध जैसे बेदाग चेहरे पर आंसुओं को छलकते देख उसे गुस्सा आ गया और उसने आरोही को एक बार फिर दूर धकेलने की कोशिश की, मगर आरोही ने रोते हुए अपना सिर हिला दिया और धीरे से कहा, नहीं लीज प्लीज हेल्प मी, प्लीज मैरी मी। रुद्र ने ये सुन गुस्से में उसके बाजुओं को पकड़ अपने दांत भींचते हुए कहा, स्टॉप इट आई सेड। आरोही उसके तेज चिल्लाने से सहम गई तो रुद्र ने खुद को शांत करते हुए पूछा, नाम क्या तुम्हारा? उसने डरते हुए कहा, आरोही। रुद्र ने उसे एकटक देखते हुए पूछा, घर कहाँ है तुम्हारा? लेट मी ड्रॉप यू। आरोही ने ना में सिर हिलाया, नहीं घर नहीं है मेरा। रुद्र आरोही को ऊपर से नीचे तक देखने लगा कि तभी दूर खड़ी कार में बैठे अंकित ने कार का हॉर्न बजाया। रुद्र ने मुड़कर देखना चाहा तो आरोही ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, प्लीज मेरी मदद कीजिए। रुद्र ने गुस्से में अपने दांत भींचकर आरोही को देखा और फिर अपना हाथ छुड़ा के इशारे से अंकित को वहां से जाने को कहा। अंकित ने उसका इशारा समझकर गुस्से में कहा, देख रहा है रॉय कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ये राणा, और अब खुद लड़की को देख इसकी नीयत खराब हो गई। रॉय ने आगे झुककर रुद्र को देखते हुए कहा, और नहीं तो क्या? रुद्र की पीठ अपनी तरफ होने की वजह से और थोड़ा दूर खड़े होने की वजह से रॉय और अंकित को ना तो कुछ समझ आया था और ना ही कोई बात सुनाई दी थी। वो दोनों अब वहां से निकल गए। इधर रुद्र ने अपना फोन निकालकर किसी को कॉल किया। आरोही ने उससे फिर रिक्वेस्ट करने की कोशिश की, मगर रुद्र ने उसे अपनी आंखें दिखाकर चुप रहने का इशारा किया तो वो चुप हो कर अपने आंसू पोंछने लगी। आज से आप दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथ ही हुए और इसी के साथ ये विवाह संपन्न हुआ। घर के बड़े उपस्थित नहीं है, इसलिए भगवान का आशीर्वाद ले लें। मांग में सिंदूर भरने के बाद रुद्र ने पंडित जी की बात सुनी तो वो आरोही को गुस्से में देखने लगा। वहीं आरोही ने अब अपनी आंखें खोलकर जलती हुई अग्नि को देखा तो आंखों में एक बार फिर आंसू भर आए और उसने मन ही मन कहा, सॉरी मम्मा। दोनों ने अब पंडित जी के कहे अनुसार उठकर पहले भगवान का और फिर पंडित और उनकी पत्नी का आशीर्वाद लिया। तो पंडित जी ने अपने दोनों हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, ओम सवे भवन्तु सुखिन। पंडित जी को दक्षिणा देकर रुद्र ने गठबंधन आरोही को थमा दिया और खुद दूर जाकर एक बार फिर किसी को फोन करने लगा। आरोही की आंखों से अब आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी हालत देखकर पंडित जी की पत्नी और उनकी बेटी उसके पास आकर खड़ी हो गईं। पंडिताइन ने आरोही के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, डर लग रहा है बेटा, घर से भागकर शादी की है ना? आरोही उनकी बात सुनके उन्हें देखने लगी। वो क्या कहती, उसकी जो हालत थी वो किसी को बताने लायक नहीं थी। उसने एक नज़र सामने खड़े कुछ दूरी पर अपने दूल्हे को देखा जो माथे पर तिलक लगाकर अब कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। आरोही को रुद्र की तरफ देखता पाकर पंडित जी की बेटी ने उसे छेड़ते हुए कहा, आपके हस्बैंड बहुत चाहते हैं आपको, देखिए मांग भरते समय आपकी नाक पर सिंदूर गिरा है, पता है इसका क्या मतलब होता है? कहते हैं कि शादी के समय मांग में सिंदूर सजाते समय नाक पर सिंदूर गिरे तो पति बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से। उस लड़की की बात सुनके आरोही शर्मा गई। उसके गाल हल्के गुलाबी हो चुके थे। तभी रुद्र ने पलटकर उसे देखा तो वो झेप गई। उसने हड़बड़ाहट में अपने मंगलसूत्र को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। मंगलसूत्र पर उसका ध्यान गया तो उसने अपने पैरों में पहने बिछिए पर भी गौर करते हुए पंडिताइन से कहा, आंटी मैं कल आकर आपको मंगलसूत्र और बिछिए के पैसे दे जाऊंगी। आरोही की बात सुनके उन्होंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, शायद ये तुम्हारे भाग्य में थे, ये हमने अपने पैसों से नहीं खरीदे, किसी भक्त ने माता रानी को भेंट चढ़ाए थे और हमने इन्हें तुम्हें दे दिया। हाँ, चाहो तो जब समय मिले मंदिर आकर माता रानी को तुम स्वयं अपनी तरफ से भेंट चढ़ा देना। आरोही ने हाँ में सिर हिलाया। पंडित जी की बेटी और उनकी पत्नी अब आरोही को अंदर मंदिर के पीछे बने अपने कमरे की तरफ ले गई। सुबह होने में अभी समय था। वहीं पंडित जी रुद्र को अपने साथ ले गए। रुद्र अभी बैठा ही था कि उसका फोन बजने लगा। उसने जल्दी से कॉल पिक करते हुए कहा, सक्षम मैं तुझे लोकेशन शेयर कर रहा हूँ, अभी के अभी आ।
उधर से कॉल पर सक्षम ने हैरान होकर पूछा, क्या तू अभी घर नहीं पहुंचा? रुद्र ने सक्षम की बात सुन के गुस्से में उस पर बरसते हुए कहा, तू आ रहा है या नहीं? सक्षम ने सिर हिलाते हुए कहा, आता हूँ, भड़क क्यों रहा है? इस पर रुद्र बोला, जल्दी आ, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। इतना कहकर रुद्र ने अब कॉल कट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ आरोही बेचैन थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब आगे क्या करेगी, कैसे सब संभालेगी। मुश्किल से अभी 1 घंटा ही बीता था कि तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। आवाज सुन के आरोही सहम गई। पंडित जी की बेटी दिव्या सो चुकी थी, इसलिए आरोही ने खुद जाकर दरवाजा खोला तो देखा उसके सामने रुद्र खड़ा था। रुद्र ने उसे गुस्से में देखते हुए पूछा, चलें? इस पर आरोही ने धीरे से पूछा, इस वक्त पर? अभी तो बारिश हो रही है। आरोही आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही रुद्र ने उसका हाथ पकड़कर उसे रूम से बाहर खींच लिया और खींचते हुए ही आरोही को मंदिर ले आया। मंदिर में पंडित जी मौजूद थे। उन्हें प्रणाम करके रुद्र ने उनसे जाने की इजाजत मांगते हुए कहा, बारिश भी थम चुकी है पंडित जी, और मेरा दोस्त भी हमें लेने आ चुका है। पंडित जी ने मुस्कुराकर अपनी सहमति दे दी। रुद्र पंडित जी को देख के हल्का मुस्कुराया और मजबूती से आरोही का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाने लगा। आरोही उसकी पकड़ से ही महसूस कर पा रही थी कि वो इस वक्त कितने गुस्से में है। दोनों मंदिर की से उतर कर नीचे आए तो सामने एक वाइट कलर की कार खड़ी हुई थी। रुद्र ने आरोही को कार की तरफ धकेल कर गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, अंदर बैठो। आरोही डर के ठिठक गई और हड़बड़ा कर जल्दी से कार की पिछली सीट पर बैठ गई। वहीं रुद्र आगे जाकर बैठ गया। ड्राइविंग सीट पर बैठे उसके दोस्त सक्षम ने पीछे मुड़कर एक नजर आरोही को देखा और फिर रुद्र को। रुद्र के माथे पर लगे तिलक को देख के उसे कुछ तो समझ आ चुका था कि कोई गड़बड़ हो गई है, पर फिर भी उसने अपने मन की उलझन को दूर करने के लिए रुद्र से पूछा, ये सब क्या है बे, और ये लड़की? रुद्र ने बैक सीट पर अपना सिर टिका के आंखें बंद कर झुंझलाहट और गुस्से में कहा, कार स्टार्ट कर। तो इस पर सक्षम ने कहा, नहीं, पहले बता ये सब क्या है? इस पर रुद्र ने गुस्से में अपनी आंखें खोल के सक्षम को देखते हुए कहा, बाहर निकल। सक्षम रुद्र की बात सुन के हैरान हुआ और उसे देखने लगा। वहीं रुद्र ने एक बार फिर अपनी बात को रिपीट किया, आई सेड गेट आउट ऑफ द कार। उसकी तेज आवाज सुन के पीछे बैठी आरोही भी सहम गई। वहीं सक्षम अब चुपचाप अपनी सीट बेल्ट निकाल के कार से बाहर निकला तो रुद्र ने भी कार से निकलकर सक्षम के पास जाते हुए कहा, गेट इन द कार। सक्षम जल्दी से पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गया और वहीं रुद्र उसने अब ड्राइविंग सीट संभाल ली। एक नजर मिरर पर डाल के उसने पीछे बैठी आरोही को देखकर गुस्से में अपनी आंखें भींच ली और फिर अगले ही पल कार स्टार्ट करके रोड पर दौड़ा दी। वहीं कार में बैठा सक्षम रुद्र को घूरे जा रहा था। उसे एक नजर देखकर रुद्र ने सामने रोड पर देखते हुए कहा, मैंने शादी कर ली क्या? सक्षम ने हैरानी से चिल्लाकर पूछा। रुद्र ने ये सुनकर कुछ नहीं कहा, पर सक्षम ने कार की लाइट ऑन करके पीछे पलटकर आरोही को अब ठीक से देखा तो उसकी सिंदूर भरी मांग देख के अपना सिर पीटते हुए बोला, अबे ये क्या किया तूने? रुद्र ने गुस्से में अपनी कार की स्पीड बढ़ाते हुए कहा, मैंने नहीं, इस लड़की ने किया है ये सब, मुझे अपने शब्दों के जाल में फंसाकर। सक्षम ने फिर से पलटकर आरोही को देखा जिसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। सक्षम ने वापस मुड़कर रुद्र के कान में फुसफुसाते हुए कहा, बहुत मासूम लग रही है, सच सच बता, तूने तो कुछ नहीं किया। इस बात पर रुद्र ने गुस्से में सक्षम को घूरा तो वो अब चुपचाप बैठ गया। अंधेरा छटने लगा था, सुबह होने को थी। रुद्र ने कार एक साइड लगाकर अपनी सीट बेल्ट निकाली और कार से निकल कर पीछे का डोर खोलकर आरोही की बांह पकड़ के उसे बेदर्दी से कार से बाहर निकालते हुए कहा, मैं नहीं मानता इस शादी को। सुना तुमने, नहीं मानता इस शादी को। नशे में था, मुझे नहीं पता कब ये शादी हुई, कब मैंने तुम्हारे साथ फेरे लिए, इसलिए कोई उम्मीद भी मत रखना कि मैं ये शादी निभाऊंगा। आरोही रुद्र की बात सुन के अपना सिर उठाकर उसे देखने लगी। वहीं खुद को देखता पाकर और आरोही की आंखों में बेबसी देखकर रुद्र के दिल में हलचल महसूस हुई, मगर उसने जल्दी ही उसे इग्नोर करके आरोही को खुद से दूर करते हुए कहा, निकलो यहाँ से, और खबरदार जो कभी मेरे सामने आने की कोशिश की, कोई नहीं जानता इस शादी के बारे में, इसलिए भूल जाओ और मुझे भी भूलने दो। आरोही उसकी बात सुन के अब भी उसे एकटक देखती रही तो रुद्र ने गुस्से में कार पर अपना हाथ मारते हुए कहा, जाओ। आरोही उसकी इस हरकत पर डर के ठिठक गई और उसने अपने कदमों को पीछे लिया, पर अगले ही पल रुद्र ने उसका हाथ
पकड़ के अपने पास खींचते हुए कहा, बेहतर होगा कि तुम ये हमारी सीक्रेट मैरिज को सीक्रेट ही रखो। तुम मुझे जानती नहीं हो, अभी बहुत खतरनाक हूँ मैं। अगर फिर कभी मेरे सामने आई तो मैं तुमसे तुम्हारी प्यारी मम्मी को हमेशा के लिए छीन लूंगा, समझी। ये कहते हुए रुद्र ने आरोही को झटक दिया और कार के अंदर जा बैठा। एक बार भी आरोही की तरफ देखे बिना उसने कार आगे बढ़ा दी। कार के जाते ही आरोही की आंखों में भरे आंसू छलक आए, पर उसने जल्दी ही उन्हें पोंछ लिया और अपना लहंगा संभाल कर ऑटो रिक्शा ढूंढने लगी। उसका घर पहुंचना बहुत ही जरूरी था। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके सिर से एक बड़ी मुसीबत टल चुकी थी। एक सिल्वर कॉलर की शानदार स्पोर्ट्स कार मुंबई के जुहू इलाके के बड़े से मैंशन के अंदर जाकर रुकी। उस बेहतरीन स्पोर्ट्स कार का डोर खुला और अंदर बैठा यही कोई 23 साल का लड़का कार से बाहर निकला। गोरा रंग, हाइट लगभग 5 फुट 9 इंच, गहरी काली आंखें, कली हेयर, जिम में वर्कआउट करके बनाई हुई वेल मेंटेन्ड बॉडी। उस लड़के ने अपनी आंखों से सनग्लासेज हटाकर अपनी जैकेट पास खड़े अपने बॉडीगार्ड की तरफ फेंकते हुए पूछा, वेयर इज पॉप्स? बॉडीगार्ड ने जवाब दिया, बॉस अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। वो लड़का खुश होकर बोला, रियली आई एम कमिंग पॉप्स। इतना कहकर वो लड़का जल्दी से उस मेंशन के अंदर गया। मेंशन के अंदर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे मॉर्निंग विश किया तो वो लड़का सभी को अपनी चार्मिंग स्माइल देते हुए आगे बढ़ गया। वो लड़का मेंशन के बड़े से लिविंग एरिया में बैठे कुछ लोगों को दूर से ही देख रहा था कि तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, शान। वो लड़का हैरान होकर मुड़ा और उसने पीछे खड़ी उस बूढ़ी औरत को देखते हुए कहा, ओ सपना आंटी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। इस पर उस बूढ़ी औरत यानी सपना आंटी ने कहा, डरना क्या, तुम्हारी तो मार खाने की नौबत आ चुकी है। आदि बाबा बहुत गुस्से में हैं। शान ने सपना आंटी की बात सुन के उन्हें अपने गले से लगाकर नौटंकी करते हुए बोला, नहीं आंटी प्लीज मुझे बचा लीजिए। सपना आंटी ने उसकी एक्टिंग देखकर अपनी हंसी रोकते हुए कहा, शश, अच्छा सुनो, आदि बाबा अभी बिजी हैं, तुम चुपचाप अपने रूम में चले जाओ। शान ने एक नज़र सामने लिविंग एरिया में कुछ लोगों के साथ बैठे अपने पापा मतलब पॉप्स की तरफ देखा और फिर सपना आंटी के गाल पर किस करते हुए कहा, ओके आंटी। सपना आंटी मुस्कुराए। वहीं शान दबे पांव लिविंग एरिया से होते हुए ऊपर सीढ़ियां चढ़ने लगा था कि तभी एक रौबदार आवाज ने उसके बढ़ते कदमों को रोक दिया। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि शान के पॉप्स यानी आदित्य की थी। आदित्य ने बिना मुड़े ही ऊपर जाते शान को रोकते हुए पूछा, कहाँ थे रात भर? शान ने आदित्य की आवाज सुनते ही मुड़कर वापस नीचे आते हुए कहा, पॉप्स वो मैं रुद्र के साथ था। आदित्य ने अपने हाथ में लिए डॉक्यूमेंट्स अपने पीए को थमाते हुए कहा, बाकी बाद में। इस पर पीए ने जल्दी से फाइल लेते हुए कहा, यस सर, नो प्रॉब्लम, आप बात कीजिए। इतना कहकर पीए ने पीछे खड़े शान को इशारा करते हुए बताया कि आदित्य बहुत गुस्से में है, तो शान ने अपनी टी शर्ट के अंदर अपना मुंह डालकर अपना चेहरा छुपा लिया। ये देख पीए और उसके साथ खड़े 2 एम्प्लॉयर्स हंसते हुए वहां से चले गए। वहीं आदित्य अपनी जगह से उठ के पलट कर शान की तरफ मुड़ा। इन 20 सालों में उम्र के सिर्फ नंबर ही बढ़े थे, बाकी अब भी आदित्य में कोई बदलाव नहीं आया था। उम्र भले 55 हो गई थी मगर आज भी वो 30 साल जैसा था। उसने खुद को आज भी मेंटेनेट करके रखा था। उसकी वेल मेंटेन्ड बॉडी उसके बेटों को टक्कर देने वाली थी। चेहरे पर ज्यादा कुछ बदलाव तो नहीं, पर हाँ अच्छी खासी बियर्ड उसने बढ़ा ली थी। शान को देख आदित्य ने अपने स्पेक्स निकालकर गुस्से में पूछा, व्हाट आर यू डूइंग? शान ने जल्दी से अपना चेहरा टी शर्ट से बाहर निकाल और आदित्य को देखते हुए कहा, नथिंग। आदित्य ने उसे घूरते हुए पूछा, मुझे बताओ कि कल मीटिंग में शामिल क्यों नहीं हुए थे? आदित्य की आवाज को सुन के शान समझ चुका था कि आदित्य अभी गुस्से में है, इसलिए उसने ज्यादा कुछ कहने के बजाय धीरे से कहा, सॉरी पापा, वो मैं कल। आदित्य ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, नो एक्सक्यूजेस, टेल मी द ट्रूथ। शान ने आदित्य की गुस्से भरी आवाज सुन के जल्दी से कहा, नहीं गया, मेरा मन नहीं लगता, मुझे कुछ समझ नहीं आता है पापा। आदित्य ने ये सुन के उसे गुस्से में घूरा तो शान ने उसकी खामोशी महसूस कर अपना सिर उठा के एक नजर पापा को देखा और फिर जल्दी से आगे बढ़कर आदित्य के गले लगकर बोला, प्लीज पॉप्स, मुझे नहीं इंटरेस्ट आपके बिजनेस में, मैं कोई मीटिंग अटेंड नहीं करूंगा। आदित्य ये सुनकर गुस्से में बोला, तो फिर क्या करोगे लाइफ में, कैसे जियोगे? व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड शान? तुम। शान ने आदित्य से अलग होकर कहा, मैं नहीं सुधरने वाला और आप फिक्र क्यों करते हैं? आप हैं भाई हैं तो मुझे काम करने की जरूरत क्या है?
आदित्य ने उस पर एक बार फिर गुस्सा दिखाना चाहा, मगर शान अपना क्यूट फेस बनाते हुए बोला, प्लीज पॉप्स आज के लिए बहुत हुआ, बाय, गुड नाइट। आदित्य ने उसके गुड नाइट कहने पर उसे घूरा तो शान ने हंसते हुए कहा, आई नो गलत बोला मैंने, बट मेरे लिए तो अभी नाइट ही है क्योंकि मैं तो चला सोने, बाय पॉप्स, लव यू। इतना कहकर शान हंसते हुए सीढ़ियां चढ़ा और उसे जाते देख आदित्य के चेहरे पर भी मुस्कुराहट खिल उठी। तभी शान ने पलटकर उससे पूछा, वैसे पॉप्स भाई कब आ रहे हैं? आदित्य ने टेबल से अपना फोन उठा मुस्कुराते हुए कहा, शाम को। शान ये सुन के खुशी से उछल पड़ा और वापस से आदित्य के पास नीचे आके खुश होकर बोला, क्या आज शाम? आदित्य ने फोन में बिजी होते हुए कहा, यस माय बॉय। शान खुशी से चिल्लाते हुए आदित्य के गले लग गया और अगले ही पल भागते हुए जल्दी से ऊपर चला गया। उसे जाते देख आदित्य हंस दिया। शान का बचपना अभी तक बरकरार था, पढ़ाई में मक्कार, बिल्कुल शुभी के जैसी उसकी रंगत, उसकी हरकतें पूरी की पूरी शुभी के जैसी थी। बस सूरत आदित्य पर गई थी। इस साल उसका कॉलेज में MBA का लास्ट ईयर है। इधर शान ने अपने रूम में जाने के लिए अब लिफ्ट का सहारा लिया और जल्दी से अपने फ्लोर पर पहुंच के अपने रूम का डोर ओपन कर किसी को कॉल करने लगा। उधर से कॉल पिक होते ही शान ने खुशी में झूमते हुए कहा, है ईशू, गैस वॉट, भाई ऑस्ट्रेलिया से वापस आ रहे हैं। उधर से किसी की आवाज आने के बजाय चूड़ियों की खनखन सुनाई दी और अगले ही पल दूसरी तरफ से कॉल कट हो गया। शान ने फोन अपने कान से हटा के मुस्कुराते हुए कहा, हाय, शर्मा गई, ओह गॉड, मुझे कब मिलेगी मेरी शर्मीली। दूसरी तरफ मुंबई के पॉश एरिया में कॉल कट करते ही ईशू ने फोन अपने सीने से लगा लिया और मुस्कुराते हुए अपनी बंद आंखें खोली तो सूरज की रोशनी पड़ते ही उसकी नीली आंखें चमक उठी। उसने एक बार फिर फोन को अपने सामने करके फोन में किसी लड़के की फोटो देखी और एक बार फिर मुस्कुरा दी कि तभी उसकी माँ ने आवाज देते हुए कहा, ईशू बेटा नीचे आओ। अपनी माँ की आवाज सुन के ईशू ने अपने हाथ में पकड़ा अपना पेंटिंग ब्रश वहीं छोड़ दिया और जल्दी से सीढ़ियों से होते हुए नीचे जाने लगी कि तभी कुछ याद आते ही वापस टेरेस पर आई और अपनी बनाई पेंटिंग को अपने रूम में रखकर एक बार फिर नीचे की तरफ भागी। अपनी पायलों से शोर करते हुए जब वो नीचे डाइनिंग हॉल में पहुंची तो उसने अपनी माँ को अपने हाथों से इशारा करते हुए पूछा कि उसके पापा कहाँ हैं। इस पर उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा पापा चले गए, शाम को आएंगे तब बात करना। ये सुन के ईशू मायूस हो गई, पर अगले ही पल उसने एक बार फिर इशारा करते हुए पूछा कि उसकी बड़ी माँ कहाँ पर है। तो इस पर उसकी माँ ने कहा, किचन में, बात क्या है बेटा। ईशू ने उन्हें हाथ से रुकने का इशारा किया और जल्दी से किचन की तरफ बढ़ गई। उसे जाते देख ईशू की माँ ने खुद से बातें करते हुए कहा, पता नहीं अब इसके कौन से कलर खत्म हो गए, पागल लड़की। तभी पास खड़ी डस्टिंग करती हुई कामवाली ने ईशू की माँ से कहा, कितनी सुंदर है हमारी ईशू बिटिया ना जाने कहाँ भगवान रूठ गया जो इतनी सुंदरता दी, पर बेचारी की आवाज छीन ली। क्या बोलती है, आपके अलावा कोई नहीं समझ पाता। लड़की जात है, शादी के बाद धन का घर परिवार मिला तो ठीक, वरना ऐसी गूंगी लड़की की कोई कद्र नहीं करता। अपनी बच्ची के लिए ऐसी बातें सुनकर नैना की आंख भर आई। उसने कामवाली से कुछ कहना चाहा पर फिर चुप रह गई। दोस्तों, रिश्तेदारों में आए दिन उसे इस तरह के ताने सुनने को मिल ही जाते थे। सब ईशू की सुंदरता की तारीफ करते थकते नहीं थे। वो हूबहू वैसी ही दिखती थी जैसी 20 साल पहले की नैना दिखती थी, पर उसकी सुंदरता किसी काम की नहीं थी। जैसे ही पता चलता कि वो बोल नहीं सकती तो उसके सारे गुण उसकी इस एक कमी के आगे फीके पड़ जाते। इधर घर के दूसरी तरफ एक लड़का चुपचाप बालकनी से रूम के अंदर दाखिल हुआ तो रूम में खड़े एक 20 साल के लड़के ने उस दूसरे लड़के पर चिल्लाते हुए कहा, भाई आप ऐसे। तो उसने जल्दी से उस लड़के के पास जाकर उसका मुंह बंद करते हुए कहा, चुप कर चश्मिश, वरना एक लगाऊंगा। इतना कहकर उस लड़के ने उस चश्मे वाले लड़के को दूर धकेला और खुद जाकर बेड पर लेट गया। ये देख उस चश्मिश लड़के ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, यार रुद्र भाई आप क्या करते हो, पहले नहा कर आओ, मेरा बेड मत गंदा करो। इस पर रुद्र ने कहा, जा रहा हूँ ना, तू जा अपनी पढ़ाई कर। ये सुन के उस लड़के ने रूम का दरवाज खोल के बाहर की तरफ चिल्लाते हुए कहा, बड़े पापा। इतना सुनना भर था कि रुद्र के मुंह में जैसे उसके प्राण अटक गए और उसने अपने छोटे भाई को रूम में वापस खींचते हुए कहा, ओए आयु, जा रहा हूँ ना, अभी नहा कर आता हूँ, इसमें पापा को बुलाने की क्या जरूरत है। आयु ने पलटकर अपना चश्मा निकालते हुए कहा, नहीं मुझे पता है आप कितने बड़े वाले हो, अभी बताता हूँ बड़े पापा को कि आप अभी आए हो, वो भी बालकनी से।
रुद्र ने जल्दी से बेड से उठकर कहा, जा तो रहा हूँ, ये देख देख मैं गया। इतना कहकर रुद्र बाथरूम की तरफ भाग गया तो आयु हंसने लगा और हंसते हुए बोला, मैं फिर भी बड़े पापा को बताऊंगा कि आप अभी आए हो। इस पर रुद्र ने बाथरूम से कहा, अच्छा डॉक्टर साहब तो जाइए, मैं भी छोटी माँ को बताता हूँ कि तुम रात को बालकनी में परसों सिगरेट फूंक रहे थे। ये सुन के आयु ने कहा, किसने कहा कि आप अभी आए हो? आप रात भर से मेरे साथ हो और पूरी रात जागकर पढ़ाई कर रहे थे। रुद्र ने बाथरूम में से हंसकर बोला, बहुत सही बेटे। ये कहते हुए रुद्र ने अब एक नज़र खुद को मिरर में देखा तो माथे पर तिलक देख के जैसे कुछ याद आ गया और उसके चेहरे की मुस्कुराहट ने अब गुस्से का रूप ले लिया। उसने जल्दी से टैप ऑन करके वाटर स्प्लैश करते हुए कहा, कैसे उस फ्रॉड लड़की की बातों में आ गया मैं, ये मैंने क्या किया? डोरबेल की आवाज़ सुन के लगभग 50 वर्ष की एक भारी भरकम औरत ने घर का मेन डोर ओपन किया तो सामने खड़ी लड़की को देख के वो गुस्से में लाल हो गई और जल्दी से अंदर की तरफ मुंह फेर कर चिल्लाई, कपिल बेटा नीचे आ। वो औरत एक बार फिर चिल्लाई और फिर उसने जल्दी से बाहर खड़ी लड़की का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर खींच के डोर बंद कर लिया। इतने में कपिल अपनी वर्दी के बटन्स लगाते हुए सीढ़ियों से नीचे आया अपनी माँ के साथ खड़ी लड़की को देख के। वो पहले हैरान हुआ और फिर मुस्कुराया। उसने 2 कदम चलकर उस लड़की को देखते हुए कहा, तो आखिर आ ही गई वापस। लड़की ने कपिल को अपने पास आते देखकर अपने कदमों को पीछे लेते हुए कहा, हाँ मुझे मेरा सामान और पैसे चाहिए। कपिल उस लड़की की बात सुन के हंसने लगा और फिर अचानक से उसने लड़की का हाथ पकड़कर हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ आओगी और अब मैं तुम्हें वापस जाने दूंगा? क्यों आरोही, तुम इतनी भोली क्यों हो? आरोही ने उसको हंसते देखकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, कपिल तुम अब कुछ नहीं कर सकते, जाने दो मुझे। कपिल ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा और ऐसा क्यों लगता है तुम्हें कि मैं कुछ नहीं कर सकता? क्या तुम मुझे या मेरी ताकत को भूल चुकी हो? ये कहते हुए कपिल ने आरोही के नर्म गाल पर अपने लोहे जैसे सख्त हाथ से थप्पड़ लगाया तो आरोही अपने गाल पर हाथ रख नीचे गिरते हुए बैठ गई और इस सब में उसके सिर पर ओढ़ी हुई माता रानी की चुनरी उसके सिर से हट गई। कपिल और उसकी मां ने चुनरी हटते ही आरोही की सिंदूर से भरी मांग को देखा तो कपिल की मां ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, हे राम, ये मांग किसने भर दी तेरी? वहीं कपिल वो तो आरोही को देख जैसे आग बबूला हो गया। उसने गुस्से में पीछे गर्दन से आरोही के बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़कर उसे उठाते हुए पूछा, क्या मजाक है? ये सब क्या करके आई हो? ये सिंदूर। कपिल का ध्यान उसके गले में पहने साधारण से मंगलसूत्र पर गया तो उसने उसके बालों पर पकड़ और मजबूत करते हुए कहा, ये नकली मंगलसूत्र सिंदूर क्या ढोंग है? ये सब कर तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहती हो, मुझे पागल समझती हो? ये सब कर तुम मुझसे बच पाओगी? माँ, पंडित जी को बुलाइए, मैं आज अभी इससे यहीं पर शादी करूंगा। इस पर कपिल की मां ने कहा, बेटा यहाँ जबरदस्ती शादी करेगा तो बात बढ़ सकती है, अपनी पोस्ट का ख्याल कर। वहीं दर्द से तड़पते हुए आरोही ने कहा, मुझे छोड़ो कपिल, मैं शादी कर चुकी हूँ, मैं तुम्हारी कभी नहीं होने वाली। आरोही का ये कहना भर था कि तेज चिल्लाते हुए कपिल ने आरोही का सिर वॉल में मारने की कोशिश की, मगर आरोही ने अपने दोनों हाथों को आगे वॉल से सटा कर खुद को बचाते हुए कहा, कपिल अगर मुझे कुछ हुआ तो याद रखना तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। मैंने किसी एरे गेरे इंसान से शादी नहीं की है, बल्कि मुंबई शहर के एक रिप्यूटेटेड ऑफिसर से शादी की है। आरोही ने एक बड़ा झूठ बोलते हुए अपने गले का थूक गटक लिया। उसे रुद्र के या उसके घर वालों के बारे में कुछ भी पता नहीं था, पर खुद को बचाने के लिए उसे इस झूठ का सहारा लेना पड़ा। पर वो ये नहीं जानती थी कि उसका ये झूठ पूरी तरह से झूठ नहीं था। वहीं आरोही की बातें सुन कपिल की मां ने हैरानी से पूछा, क्या कब की तूने ये शादी? कपिल ने ये सुन अपनी मां पर चिल्लाते हुए कहा, मां, आप इसकी बकवास सुनने की बजाय पंडित जी को फोन कीजिए। झूठ बोल रही है ये, अगर इसकी शादी हो चुकी है तो कहाँ है इसका पति? जिस बात का आरोही को डर था वही हुआ। अब वो कहाँ से अपने पति को लेकर आया? वो तो उसे पहले ही छोड़कर चला गया। फिर भी आरोही ने बात संभालने की कोशिश करते हुए कहा, वो शाम तक मुझे लेने आएंगे, इसलिए कह रही हूँ कि मुझे मेरा सामान और मम्मा की फाइल दे दीजिए, मुझे पैकिंग करनी है। उसकी बात सुन कपिल हंसने लगा और उसने आरोही का हाथ छोड़ते हुए कहा, आरोही सच में तुम ऐसा सोचती हो कि मैं तुम्हारी बातों में आसानी से फंस जाऊंगा? तुम ये झूठी शादी करके मेरे सामने आओगी तो मुझसे बच जाओगी।
मेरे ख्वाब को तोड़ने की कोशिश करोगी। जब से तुम्हें बड़ा होते हुए देखा है तब से तुम्हें अपना बनाने का ख्वाब देखा है। कपिल ने एक बार फिर आरोही का हाथ पकड़ना चाहा था कि आरोही ने पीछे हटते हुए कहा, मेरी बात को मजाक में मत लो, मैं सच कह रही हूँ, मैं सच में शादी कर चुकी हूँ और अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो शाम तक रुक जाओ ना। उन दोनों की बातों के बीच में अब कपिल की माँ ने चिढ़ते हुए कहा, नहीं हमें कुछ नहीं सुनना, तू शादी कर चुकी है ना, ठीक है अभी निकल, शाम को अपने पति के साथ में आना और लेकर जाना अपना सामान और पैसे। आरोही के जाने की बात सुन कपिल ने ना में सिर हिलाते हुए आगे बढ़ आरोही को पकड़ना चाहा, उससे पहले उसकी माँ ने बीच में आते हुए कहा, नहीं कपिल जाने दे इसे, मैं भी देखना चाहती हूँ इसके पति को, और हाँ हॉस्पिटल में पड़ी इसकी माँ का इलाज करवाने की अब कोई जरूरत नहीं, इसका पति करवाएगा। इतना कहकर कपिल की मां आशा ने आरोही का हाथ पकड़ उसे घर से बाहर निकाल दिया। आरोही ने उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं आंटी मेरे पैसे प्लीज, आंटी मुझे मेरा सामान लेने दीजिए। आरोही चिल्लाती रही मगर आशा ने उसके मुंह पर डोर बंद कर दिया। इधर कपिल ने अपनी मां पर भड़कते हुए कहा, ये क्या किया आपने कि तभी आशा ने कपिल को बीच में रोक उस पर गुस्सा करते हुए कहा, चुप करो नालायक, अगर कहीं उसकी बात सच हुई तो अपनी वर्दी से तो हाथ धो ही बैठोगे, साथ ही साथ जेल जाना पड़ा तो कोई बचाने भी नहीं आएगा। ये सुन कपिल ने कहा, सीरियस माँ आप उस बेवकूफ लड़की की बातों में आ रही हैं। इस पर आशा ने कहा, नहीं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ, उसे बाहर निकाला है, ये नहीं कहा कि तुम उसका पीछा छोड़ दो, पुलिस इंस्पेक्टर हो जाओ, जाकर पता करो कि कितना दम है इस लड़की की बातों में, और अगर झूठी निकली तो घसीटते हुए मेरे पैरों में लाकर पटक देना, फिर वो हाल करूंगी उसका कि अपने मरने की भीख मांगेगी। कपिल ने अपनी मां की बात सुन हाँ में सिर हिलाया। दूसरी तरफ रुद्र नहाकर फ्रेश होकर नीचे पहुंचा तो ईशु को देख उसके पास जाकर बैठ गया। रुद्र ने उसे देख मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है ईशु, बड़ी खुश नजर आ रही हो। ईशु ने उसकी बात सुन मुस्कुराकर ना में अपना सिर हिला दिया तो डाइनिंग टेबल पर बैठे आयु ने कहा, क्यों झूठ बोल रही हो, दी भाई को बताती क्यों नहीं कि आपका बॉयफ्रेंड ऑस्ट्रेलिया से आज वापस आ रहा है। आयु की बात सुन ईशु ने जल्दी से अपनी पलकों को उठा, उसे गुस्से में घूरा। वहीं रुद्र ने आयु के पास जा उसके सिर पर मारते हुए कहा, पढ़ पढ़ कर दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा, क्या बकवास कर रहा है। इस पर आयु ने अपना सिर सहलाते हुए कहा, भाई मैं उस सड़े हुए चीकू की बात कर रहा हूँ, दी का चाइल्डहुड फ्रेंड। ये सुन रुद्र ने अपनी आईब्रोज उचकाते हुए कहा, ओ तो ये बात है, पर फिर भी तू उस चीकू को मेरी बहन का बॉयफ्रेंड कैसे बोला। ये कहते हुए रुद्र आयु को मारने के लिए लपका तो आयु ने अपने हाथों में ब्रेड ले इधर उधर भागते हुए कहा, सच बोला मैं तो दी पसंद करती है उस सड़े हुए चीकू को। रुद्र ने इस पर आयु की तरफ भागते हुए कहा, चुप कर मुर्गे, वरना आज तू मेरे हाथों मारा जाएगा। दोनों डाइनिंग हॉल में इधर उधर सोफों पर उचकते हुए, या कभी डाइनिंग की इस चेयर पर तो उस चेयर पर छोटे बच्चों के जैसे उछल कूद कर रहे थे, मगर जैसे ही सीढ़ियों से नीचे आते अपने बड़े पापा पर आयु की नजर पड़ी तो आयु ने जल्दी से अपनी जगह पर बैठ रुद्र से कहा, बड़े पापा। ये नाम सुन रुद्र अपनी जगह पर जड़ हो गया। वहीं ईशु वो उठकर खड़ी हो गई। तभी सीढ़ियों से उतरकर नीचे आए निखिल ने डाइनिंग टेबल पर एक नजर देखते हुए आयु से पूछा, आयु बाकी सब लोग कहाँ हैं। आयु कुछ जवाब देता उससे पहले एक प्यारी सी आवाज ने निखिल की बात का जवाब देते हुए कहा, किचन में आज संडे मतलब फन डे, क्यों भूल जाते हैं आप। निखिल अपनी प्यारी बीवी की बात सुन मुस्कुराया और अपना सिर हिलाते हुए जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। उसने अपने पास आती सोनम से पूछा, पापा और चाचा कहाँ है। इस पर सोनम ने मुस्कुराते हुए कहा, वे दोनों तो सवेरे सवेरे ना जाने किस काम की वजह से बाहर निकल गए। तभी तेज कदमों से सीढ़ियों से नीचे आए मयंक ने निखिल के पास बैठते हुए कहा, गुड मॉर्निंग भाई। निखिल ने सोनम से अपनी चाय लेते हुए कहा, गुड मॉर्निंग, आज लेट हो गए। मयंक ने कहा, हाँ भाई, इतने सालों में आज भी इस घर में कुछ नहीं बदला था, सिवाय मकान के साइज को छोड़कर घर के सदस्यों में आज भी प्यार और अपनापन बरकरार था। मयंक रिटायर होकर अब अपने पापा के रेस्टोरेंट को संभाल रहा था। वो अभी वैसा ही था, मजाकिया अंदाज और चेहरे पर भी उसकी बढ़ती उम्र के साथ ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आया था। फिटनेस फ्रीक था। वहीं उसका बेटा आयु, वो इन सब से दूर खाने में मस्त रहने वाला गोलू मोलू सा था। बात करें निखिल की तो वो अब कुछ और अधिक मैच्योर दिखने लगा था क्या हो गया था, और हो भी क्यों ना, आखिर मुंबई
शहर का एसपी था निखिल ने रुद्र और आध्या के जन्म के बाद यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर एग्जाम क्लियर किया और आईपीएस अधिकारी बन गया था। इधर मयंक और निखिल आपस में कुछ बात कर रहे थे। इसी बात का फायदा उठा रुद्र चुपचाप दबे पांव वहां से जाने लगा था कि तभी वहां पर आई अर्चना जी ने रुद्र से कहा, रुद्रा बेटा मेरा चश्मा तो ढूंढ। अपना नाम सुन रुद्र के पैर एक बार फिर अपनी जगह पर जम गए। वहीं उसे इस तरह देख ईशु अपने मुंह पर हाथ रख हंस दी और जाकर अपनी जगह पर बैठ गई। इधर निखिल और मयंक ने भी उसका नाम सुन उसकी तरफ देखा तो रुद्र ने जल्दी से अर्चना जी के सिर से चश्मा निकालते हुए कहा, क्या दादी आप हमेशा अपने सिर पर चश्मा रखकर भूल जाती हो। रुद्र ने ये कहा ही था कि उसके कानों में निखिल की आवाज पड़ी। निखिल ने चाय पीते हुए रुद्र से पूछा, कहाँ थे रात भर। इस पर आयु ने कहा, भाई तो रूम में ही थे, पढ़ाई कर रहे थे। निखिल ने आयु को घूर कर देखा तो आयु अपनी बत्ती सी निकाल कर रह गया। वहीं रुद्र ने निखिल को जवाब देते हुए कहा, पापा वो सक्षम की हाईवे पर कार खराब हो गई थी इसलिए मुझे उसे लेने जाना पड़ा। निखिल ने रुद्र की बात सुन उसे घूर कर देखा था कि तभी मयंक ने कहा, क्या भाई आप अपना पुलिस स्टेशन यहाँ मत खोलिए, आ बेटा आकर ब्रेकफास्ट कर। रुद्र मयंक की बात सुन एक नज़र अपने पापा को देखकर अपनी जगह पर बैठा ही था कि निखिल ने उससे अगला सवाल पूछा, पढ़ाई कैसी चल रही है, कुछ हो पाएगा या इस साल भी। तभी सोनम और नैना किचन से बाहर आई और सोनम ने रुद्र का साथ देते हुए कहा, क्यों नहीं हो पाएगा, देखना इस बार सिलेक्शन पक्का। उसकी बात सुन अर्चना जी ने कहा, तुम लोग बेचारे मेरे बच्चे को कुछ खाने भी नहीं देते और बस शुरू हो जाते हो। अर्चना जी ने चाय का कप हाथों में लेते हुए कहा, बहुत हो गई पढ़ाई पढ़ाई, उसका मन नहीं है तो वो रेस्टोरेंट संभाल लेगा। कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, मैं तो कहती हूँ अब मेरे रुद्रा की भी शादी कर दो। अपनी दादी की बात सुन रुद्र के हाथ से स्पून छूटकर नीचे गिर गई। उसने एक नज़र अपनी दादी को देखा जो मुस्कुरा कर उसे ही देख रही थीं। वहीं निखिल ने रुद्र को देख गुस्से में कहा, चाची वो रिश्ते इनकी बदौलत नहीं हमारे घर के रुतबे की वजह से आ रहे हैं, बाकी इनमें कोई ऐसी खास बात नहीं जो कोई अपनी लड़की इनके हाथों में सौंपे। इधर रुद्र वो किसी और ही दुनिया में खो चुका था। शादी तो उसने कर ली पर नहीं क्या प्रूफ है कि उसने शादी की, वो नहीं मानता ऐसी शादी को और वो अब परेशान हो गया था अपने घर वालों से। कोई उसे उसके मन के मुताबिक क्यों कुछ नहीं करने देना चाहता था। जरूरी नहीं आध्या ने यूपीएससी क्लियर कर लिया तो वो भी उसकी तरह अब आईएएस ऑफिसर बने, उसका मन इन सब में था ही नहीं। वहीं आध्या वो अब एक आईएएस ऑफिसर थी और फिलहाल थाने में उसकी पोस्टिंग थी। आध्या की पिछले साल ही शादी हो चुकी थी और उसके हस्बैंड राजीव भी पुणे में आईएएस ऑफिसर की पोस्ट पर थे। माहौल को गर्म होते देख नैना ने सबको ब्रेकफास्ट सर्व करना शुरू कर दिया और थोड़े गुस्से में बोली, क्या आप लोग भी सब मेरे बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं, जो वो करना चाहता है उसे करने दीजिए, अब सब चुप होकर ब्रेकफास्ट कीजिए। मयंक नैना की बात सुन मुस्कुरा दिया और उसने नैना को आंख मारते हुए इशारों में कहा, आई लव यू। इतने सालों में नैना इस घर को संभालना बहुत अच्छे से सीख गई थी और साथ ही मयंक के साथ रेस्टोरेंट भी संभालती थी। सारे बच्चे उसके साथ घुल मिल चुके थे, यहाँ तक रुद्र और आध्या भी सोनम की बजाय उसके पास ही रहते थे, उससे ही अपने मन की बात कहते थे। वहीं सोनम वो कॉलेज में प्रोफेसर थी, इस वजह से वो घर पर और बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई, या कहे कि उसे आदत नहीं थी बच्चों को संभालने की, क्योंकि नैना बच्चों को संभाल लिया करती थी। शाम के समय ईशु अपने बड़े पापा यानी निखिल के साथ मित्तल मेंशन आई तो उसे देख आदित्य ने खुश होते हुए पूछा, कैसी हो बच्चा। ईशु ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। तभी वहां पर समीर भी चला आया। उसने निखिल को देख मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, आज एसपी साहब को मिल ही गई अपने यारों से मिलने की फुर्सत। उसकी बात सुन निखिल ने समीर के सीने पर पंच मारते हुए कहा, तू नहीं सुधरेगा। इस पर समीर ने कहा, जी नहीं, आपको मुझसे कोई परेशानी है। वे तीनों यार अपनी बातों में मस्त हो चुके थे, इसी का फायदा उठा ईशु अब जल्दी से ऊपर शान के रूम में चली आई। उसने रूम के डोर पर नॉक किया तो शान ने झट से डोर ओपन करते हुए कहा, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। उसकी बात सुन ईशु ने अपना सिर पकड़ लिया और फिर शान से अपनी उंगलियों से इशारों में पूछा, चीकू कब आएगा। इस पर शान ने उसका हाथ पकड़ उसे अपने रूम में खींचते हुए कहा, इतनी भी क्या जल्दी है वैसे। शान बोलते बोलते रुक गया और उसने ईशु को देखते हुए कहा, एक सेकंड, ओ जरा देखो तो मैडम को, क्या सच संवर कर आई हो।
ईशु ने शान की बात सुन अपनी आंखें भींचकर अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। लाइट पिंक कलर के सूट में वो किसी परी के जैसी लग रही थी। उसका वाइट पिंकिश स्किन टोन उसकी स्किन को इतना डेलिकेट दिखा रहा था कि कहीं वो छूने भर से मैली ना हो जाए। ऊपर से होठों पर खिली मुस्कुराहट जाने का नाम नहीं ले रही थी। ईशु और शान एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों हमउम्र के थे, मगर बचपन में ईशु और शान की आपस में कभी नहीं बनती थी। पर चीकू वो तो ईशु का ख्याल इस तरह रखता था जैसे वो बस उसकी थी। बचपन में जब भी वे सब लोग मिलकर खेलते थे तब चीकू ईशु को कभी भी खुद से दूर दूसरी टीम में जाने ही नहीं देता था। ईशु यही सब सोचते हुए पुरानी यादों में खोई हुई थी कि तभी शान ने उसके पास बैठ उसे अपना असाइनमेंट देते हुए कहा, प्लीज। ईशु ने मना करते हुए इशारों में कहा, नहीं, इस बार मैं नहीं करने वाली। ये सुन शान ने फाइल दूर बेड पर फेंकते हुए कहा, तो ठीक है, मैं भी अभी सबको जाकर नीचे बताता हूँ कि भाई और तुम्हारे बीच कुछ है। ये सुन ईशु की आंखें हैरानी से फैल गईं और उसने जल्दी से अपना सिर नामे हिलाया तो शान ने उसके दोनों कंधों को पकड़ते हुए कहा, झूठी, तुम मेरे खड़ूस भाई को पसंद नहीं करती। ईशु ने जल्दी से नामे सिर हिलाया तो शान ने उछलते हुए कहा, क्या ना कह रही हो, सोच लो। मैं तो सोच रहा था कि भाई के आते ही तुम्हारे उनके साथ मंत्र फूंक कर फेरे पड़वा देता। ये सुन ईशु ने अब शान को काउच पर धकेल दिया और जल्दी से रूम से बाहर निकलकर जाने को हुई थी कि डोर पर खड़े सर्वेंट ने कहा, मैम, आपको और शान बाबा को सर ने नीचे बुलाया है। शुभित सर आ चुके हैं। ये खबर सुनते ही ईशु अपनी जगह पर खड़ी रह गई। वहीं शान उछलते हुए उठा और उसने चिल्लाते हुए पूछा, सच? शान ने ईशु का हाथ पकड़ते हुए कहा, लेट्स गो। ईशु भाई आ गए। शान की आवाज सुन ईशु होश में आई और उसने जल्दी से शान से अपना हाथ छुड़ाते हुए इशारों में कहा, नहीं, मैं नहीं आऊंगी। शान ने उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए पूछा, ओहो, शर्माना एंड ऑल शर्माओ, मैं जाता हूँ क्योंकि मुझे कोई शर्म नहीं है। ये कहते हुए शान रूम से जल्दी से निकल गया। वहीं ईशु ने खुशी से अपने दोनों हाथों से एक बार फिर अपना चेहरा छुपा लिया। आखिर 9 साल बाद चीकू उसके सामने आने वाला था। वो कैसे उसके सामने जाए, उसे बहुत शर्म आ रही थी। पहले से कितनी बदल गई थी वो, ऐसे में वो चीकू को अच्छी तो लगेगी ना। ऐसे ढेरों सवाल उसके दिल में उथल पुथल मचा रहे थे। वहीं मित्तल मैंशन में एक के बाद एक ऐसे करते हुए 3 लग्जरियस कार आकर रुकी, जिनमें से पहली ब्लैक कलर की रोल्स रॉयस कार में से लगभग 6 फुट लंबा एक हैंडसम लड़का बाहर निकलकर आया। उम्र 26 साल, स्किन टोन व्हीटिश ब्राउन, फॉर्मल शर्ट पेंट पहने हुए उस लड़के की पर्सनैलिटी बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रही थी। उसकी शार्प जॉ लाइन उसके फेस को परफेक्ट लुक दे रही थी। उसे देख कोई भी आसानी से कह सकता था कि ये आदित्य मित्तल का बेटा है। उस लड़के ने कार से निकल जैसे ही अपने सामने खड़े आदित्य को देखा तो जल्दी से आगे बढ़कर आदित्य के गले लगकर कहा, हे डैड, आई मिस्ड यू सो मच। शुभित आदित्य से अलग हुआ पूरे मित्तल मैंशन को अच्छे से देखने लगा। पहले से मैंशन में काफी कुछ बदल चुका था। सिक्योरिटी बढ़ चुकी थी और बढ़ती भी क्यों ना, 100 दुश्मन थे आदित्य के बिजनेस वर्ल्ड में। शुभित इधर उधर देखने में व्यस्त था कि समीर ने खुश हो उसे अपने गले से लगा लिया। शुभित ने उनके गले लगने के बाद आदित्य और समीर के पैर छुए और उनके पास खड़े निखिल को पहचानते हुए कहा, निखिल अंकल। निखिल उसकी बात पर मुस्कुराया और उसने शुभित को अपने गले से लगाकर कहा, कैसे हो चीकू? शुभित ने निखिल के भी पैर छुए। ये देख निखिल शुभित से काफी इम्प्रेस हुआ था। इतने सालों देश से दूर रहने के बावजूद उसके संस्कारों पर कोई असर नहीं पड़ा था। दिखने में बिल्कुल आदित्य के जैसा था। यहाँ तक शान, आदित्य और चीकू तीनों की आवाजों में भी कोई फर्क नहीं था। अगर तीनों के चेहरे छुपा दिए जाएं और फिर उन्हें बोलने के लिए कहा जाए तो मुश्किल था ये कह पाना कि आवाज आदित्य की है या चीकू की या शान की। शुभित का जब सबसे मिलना मिलाना हो गया था कि तभी दूसरे नंबर की कार से एक लड़का, यही कोई शुभित के हमउम्र का, और एक लड़की बाहर निकल कर आए। समीर ने लड़की को देख शुभित को आंख मारते हुए पूछा, क्या यार चीकू, क्या ऑस्ट्रेलिया से आदि के लिए बहू भी साथ लेकर आए हो? निखिल ने ये सुन समीर से कहा, क्या यार तू भी ना ट्रेवल करके आया है? उसे आराम करने दे, तू उसे बाद में बोर करना। वे सभी समीर पर हंस दिए। वहीं शुभित ने अपने साथ लाए मेहमानों को आदित्य से मिलवाते हुए कहा, डैड, माय फ्रेंड मार्क एंड शी इज एना। आदित्य ने उन दोनों से हाथ मिलाकर मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। वे सभी अंदर आए तो 2 सर्वेंट्स जल्दी से पानी और रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स लेकर आ गए। एना ने मेंशन को देख तारीफ करते हुए कहा, ब्यूटीफुल।
शुभित ने उसकी बात सुनकर पूछा व्हाट? तो ऐना ने मुस्कुराते हुए कहा योर हाउस। तभी अचानक से सभी को एक तेज आवाज सुनाई दी और ये आवाज किसी और की नहीं शान की थी, जो कि चिल्लाते हुए शुभित के पास आया। भाई भाई। शुभित आवाज सुन जल्दी से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और मुड़ा कि तभी शान उसके पास आ उसके गले से लिपट गया और उसने खुश होकर कहा भाई। शुभित ने उसे खुद से दूर करते हुए पूछा हाउज यू? शान ने झट से कहा एब्सोल्युटली फाइन, दिख नहीं रहा क्या? शान ने शुभित का हाथ पकड़ते हुए पूछा वैसे आप मम्मा से मिले? शुभित ने मना करते हुए कहा नहीं, बस जाने ही वाला था। शान उसकी बात सुन उसे अपने साथ खींच कर ले गया। अपने दोनों बच्चों को देख आदित्य मुस्कुरा दिया। ये देख निखिल ने उससे पूछा अब तो तू खुश है ना, चीकू आ गया वापस? आदित्य ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा बहुत सब कुछ खो देने के बाद बस अब यही दोनों तो है मेरे पास, अब मैं चीकू को कहीं नहीं जाने दूंगा। समीर ने ये सुन आदित्य को संभालते हुए कहा बस कर यार, कभी कभी मुझे डाउट होता है कि ये मेरा वही यार है जो पहले कितना खड़ूस था, रोना तो दूर चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन तक नहीं होते थे। इधर शान सबसे पहले शुभित के साथ घर में बने मंदिर में गया। शुभित ने कान्हा जी का आशीर्वाद लिया और अब दोनों एक अलग ही रूम में आए तो रूम में लगी उनकी बड़ी सी फैमिली फोटो को देख वे दोनों मुस्कुराए। शान ने फोटो को देख उस पर हाथ फेरते हुए कहा बड़े दादू बड़ी दादी एंड मम्मा सी फाइनली भाई वापस लौट आए हैं और अब मैं इन्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। शुभित शान को एक फोटो से बात करते देख मुस्कुराया और उसने शान के सिर को सहलाते हुए कहा शान अब ये बचपना छोड़ो, इनमें से कोई भी तुम्हारी बात का जवाब नहीं देने वाला है। शान ने ये सुन मायूस हो एक नज़र अपने बड़े भाई को देखा कि तभी उसका फोन बजने लगा। शान ने अपना फोन हाथ में ले शुभित से कहा चलिए भाई। इतना कहकर शान कॉल पिक करते हुए पहले रूम से बाहर निकल गया। वहीं शुभित रूम से बाहर निकलने को हुआ था कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ उसे कोने में अपने साथ खींच लिया। शुभित ने इस हरकत पर हल्की नाराजगी जाहिर करते हुए कहा व्हाट यू आर डूइंग ऐना? ऐना ने मुस्कुराते हुए अपनी टूटी फूटी हिंदी में कहा तुम क्या कर रहे हो? तुमने अपने डैड को क्यों नहीं बताया दैट आई एम योर गर्लफ्रेंड? शुभित ने उसकी बात सुन धीरे से कहा आई विल टेल हिम बट नॉट नाउ, डैड के फ्रेंड उनके साथ हैं। ऐना ने हाँ में सिर हिलाया तो शुभित ने उसके होठों पर सॉफ्टली किस करते हुए कहा ओके नाउ कम विद मी। ये कहते हुए शुभित मुड़ा तो अपने सामने खड़ी लड़की को एक नज़र देख वो वहां से ऐना का हाथ थामे निकलकर चला गया। उसके जाते ही उस लड़की यानी ईशु ने जल्दी से पलट शुभित को आवाज देते हुए रोकना चाहा पर उसे याद आया कि वो कैसे, वो तो बोल नहीं सकती। ईशु की आंखें भर आईं। क्या वो उसे भूल गया? इतना भी कुछ बदलाव नहीं आया था उसमें जो चीकू उसे पहचान नहीं पाया। तभी वहां कॉल एंड कर शान आया और उसने ईशु से कहा भाई से मिली। ईशु ने बड़ी सफाई से जल्दी से अपनी आंखों को साफ करते हुए हाँ में सिर हिला दिया और अब उससे जाने का इशारा किया तो शान ने उसे रोकते हुए हे कम ऑन यार भाई, इतने सालों बाद वापस आए हैं, कम से कम उनके साथ थोड़ा टाइम तो स्पेंड करो, चलो साथ में डिनर करेंगे। ईशु ये सुन बेचैन हो गई और उसने शान से अपना हाथ छुड़ा, इशारों में मना करते हुए कहा नहीं मुझे पढ़ना है। ये कहते हुए अब ईशु जल्दी से वहां से चली गई तो शान ने अपना हाथ घुमाते हुए कहा ऐसा भी क्या शर्मा गई है भाई से, जब यहाँ नहीं थे तब हर वक्त उनके बारे में पूछ पूछ कर मेरा सिर खाती थी और अब खुद इधर उधर छुप रही है। इधर ईशु लिविंग हॉल में आई तो उसे देख निखिल ने उससे पूछा चले बेटा हो गया असाइनमेंट? ईशु ने हाँ में सिर हिलाया तो निखिल आदित्य से मिल ईशु को वहां से लेकर चला गया। दूसरी तरफ शाम के समय रुद्र अपने बैंड के साथ था। उसने गुस्से में अपने पास बैठे सक्षम से कहा ओनली 1 वीक, सिर्फ एक हफ्ता है हमारे पास और अभी तक गाना रेडी नहीं है। सक्षम ने थोड़ी दूरी पर खड़ी एक लड़की को देखते हुए कहा शक्ति यार कुछ कर, कुछ तो ढंग का लिख जिसे गाने में भी मजा आए। सक्षम ने अपनी जगह से उठ खड़े होकर कहा गाइस सिर्फ लास्ट चांस है हमारे पास खुद को प्रूफ करने के लिए। इस पर शक्ति ने कहा ओल्ड इज गोल्ड गाइस, क्या कुछ रिक्रिएट करें? रुद्र ये सुन शक्ति को गुस्से में घूरने लगा तो शक्ति ने अपने कान पकड़ते हुए कहा सॉरी बाबा, मुझे थोड़ा टाइम दो तभी कुछ सोच पाऊंगी। उसकी बात सुन रुद्र अपना गिटार छोड़ गुस्से में वहां से चला गया। ये देख सक्षम भी जल्दी से उठा और उसके पीछे पीछे गया। उसने रुद्र को आवाज देते हुए कहा रुद्र अरे सुन ना क्या हुआ। इस पर रुद्र ने रुककर सक्षम के फेस पर एक पंच मारते हुए कहा तू लेकर आया था इसको, कहाँ है इसके पास सॉन्ग?
सक्षम ने अपने गाल पर हाथ रखे हुए कहा, साले इसमें मेरी क्या गलती, सॉन्ग था उसके पास, तुझे पसंद नहीं आया तो मैं क्या करूं। उसकी बात सुन रुद्र ने अपनी आंखें भींच लीं और अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश करने लगा। बचपन से ही एक सिंगर बनने का सपना लिए वो बड़ा हुआ था। उसे सिंगर बन ढेरों गाने गाने थे, अच्छी वॉइस थी उसकी। बाकी खुद में सुधार लाने के लिए म्यूजिक क्लासेज भी ली थी उसने। उसके बाद खुद का बैंड बनाया, मगर अब तक उसने या उसके बैंड ने एक भी हिट सॉन्ग नहीं दिया था। निखिल को तो उसके गाने बजाने पर वैसे ही आपत्ति थी और ऊपर से उसका असफल होना उसे बहुत तकलीफ देता था। उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं था। बड़ी मुश्किल से पास हो कर उसने अपना ग्रेजुएशन किया था। देर रात के समय रुद्र अपने कुछ दोस्तों के साथ था। वे सभी सक्षम की बर्थडे पार्टी एंजॉय कर अब अपने अपने घर वापस लौट रहे थे कि तभी बाइक पर पीछे बैठे सक्षम ने रुद्र से कहा, रोक रोक रोक, बाइक रोक। रुद्र ने बाइक की स्पीड कम करते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ। इस पर सक्षम ने कहा, मेरी गर्लफ्रेंड थी, वो भी किसी और के साथ। सक्षम की बात सुन रुद्र ने हंस दिया कि तभी सक्षम चिल्लाया, अबे गधे आगे तो देख। ये सुन रुद्र ने जल्दी से बाइक के सामने आई लड़की को देख ब्रेक लगा दिए। उस लड़की ने डर से अपना चेहरा अपने हाथों से छुपा लिया था, मगर जब उसे एहसास हुआ कि उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ तो उसने अपने चेहरे से हाथों को हटाया। तो इस पर सक्षम ने चौंकते हुए रुद्र ने से कहा, ये तो तेरी बंदी है। सक्षम की बात सुन रुद्र ने गुस्से में कहा, शट अप यार। अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।